आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप्स का और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार, अमरीश बालिगा साहब और साथ ही पालविया साहब आज के लिए एसपीएल मिड कैप्स। अमरीश सर, पालविया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में अपना वक्त देने के लिए। पालविया साहब, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताएं आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक। मॉर्निंग दीपांशु जी, मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी सायंट लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो जो रिसेंट लो से जो रिकवरी बनी है स्टॉक में, अब स्टॉक अपने सारी मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो हम इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन और जिस तरीके से मंथली वीकली चार्ट अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, मंथली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 मंथ का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है ये वापस स्टॉक अपनी एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड ट्रेजेक्टरी को वापस कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। सायंट पे बाय करने की सलाह है। लॉन्ग टर्म के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 1050 से 1100 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 865 के आसपास। 865 का स्टॉप लॉस। सायंट इस पर करनी खरीदारी। मिड कैप आईटी आज मूवमेंट में भी है, 2% 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अमरीश सर, मॉर्निंग, आपकी लॉन्ग टर्म पिक सर। गुड मॉर्निंग दीप। लॉन्ग टर्म पिक है वेल्सपन इंडिया। ये अमंग टॉप होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टिंग टू यूके, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नियरली ओवर 50 कंट्रीज। वॉलमार्ट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, मेसीज, टेस्को, आइकिया, कारफोर जैसे रिटेलर्स इनको ये सप्लाई करते हैं। और डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, 39% ईयर टू डेट ग्रोथ है। And products are available through more than 10,000 stores, nearly 500 towns in India. Recently काफी issues थे, इसीलिए स्टॉक अंडरपरफॉर्म किया था। Q3 नंबर्स भी वीक थे, एक्सपोर्ट डिमांड मॉडरेट हुआ था, हाई इन्वेंट्री लेवल्स थे, रॉ मटेरियल प्राइसेस और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी हाई था। पर अभी इनपुट कॉस्ट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, कॉटन प्राइसेस भी कम हुए हैं, लॉजिस्टिक्स एंड ओशन फ्रेट कम हुए हैं। सो ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स लगता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। नेट डेट भी कम हुआ है टू 1900 करोड़। तो स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी है, जैसे यूके और यूरो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिज्नी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फॉर FY25 मेरा जो EPS का अनुमान है करीब 7 का है, एंड विद 15 P टारगेट बनता है 105 का। आज के टारगेट के लिए खरीदारी करें। वेल्सपन इंडिया बड़े टारगेट्स आ रहे हैं अमरीश सर की तरफ से। थोड़ा नतीजों के बाद हमने देखा स्टॉक पर प्रेशर भी बना हुआ है, बट अब अमरीश सर कह रहे हैं कि खरीदारी का वक्त आ गया है लॉन्ग टर्म के लिए। आइए बग्गा साहब से भी एक सवाल पूछना है और वो है थोड़ा कमोडिटी बाजार को लेकर, क्योंकि ये जॉब्स डेटा इतना बढ़िया है सर, तो डॉलर इंडेक्स पे हमने उछाल देखा, फिर सारी कमोडिटीज फिसली हैं। एक तो तेल हमारे लिए बड़ी राहत है, 10% गिर चुका है पिछले रिसेंट पीक से, और ओपेक की बैठक के बाद भी कुछ प्रोडक्शन को लेकर नया नहीं निकल कर रहा है। तो तेल को अब इन्हीं सबड्यूड लेवल्स पर एक्सपेक्ट करें, और बाकी कमोडिटीज पर क्या इंपैक्ट है सर? जी दीप, जैसे ब्रेक में भी आपसे डिस्कस कर रहे थे, ये ज्यादातर डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण हम देख रहे हैं ये जो गिरावट आई है। देखिए सोना और चांदी भी थोड़ा फिसला है, और सब कमोडिटीज अक्रॉस द बोर्ड कम है, वो डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण है। चाइना का जो रीओपनिंग ट्रेड है वो बरकरार है, वो उसका डेटा तो लगेगा 2-3 हफ्ते निकलने में, हमें फिर पता लगेगा किस तरह का शिपिंग हो रहा है। एक जो मायूसी का जो डेटा पॉइंट आ रहा है, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो हम देखते रहते हैं, वो एक लीडिंग इंडिकेटर जरूर रहता है कि किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, और वो फ्रेट इंडेक्स गिरा है, स्पेशली ड्राई फ्रेट, बल्क फ्रेट जो है वो गिर रहा है। तो वो दिखा रहा है कि शायद शिपमेंट कम हो रहे हैं, इससे जरूर देखना पड़ेगा। बाकी जो मैक्रो डेटा अभी आ रहा है, वहां तो दूर दूर तक अभी रिसेशन कुछ नहीं दिख रहा। आप यूके का मार्केट देखिए, फुटसी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर गया फ्राइडे को। यहाँ पे रिसेशन का आलम बात हो रही है यूके में, बट दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाईएस्ट लगा रहा है, और उसका मूलभूत कारण यही है कि उस मार्केट में क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, उस मार्केट में बैंकिंग है और माइनिंग है, जो कमोडिटीज से रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस लिस्टेड है उधर। तो कमोडिटीज अच्छा करना चाहिए, बैंकिंग
रफ्तार पकड़ना चाहिए इस साल, यही आपको लंदन का मार्केट दिखा रहा है और यही हमारी मूलभूत थीसिस है भारत के लिए भी। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी स्ट्रांग है डिस्पाइट जो भी आ रहे हैं इश्यूज, क्योंकि आरबीआई ने भी फ्राइडे को जारी किया बयान कि बैंक्स हमारे काफी हेल्दी हैं और कैपिटलाइज्ड हैं और कुछ उनको आशंका नहीं दिखती एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट के इश्यूज के कारण। तो ओवरऑल यही देखना है, चाइना रीओपनिंग ट्रेड चलेगा, इसका पता हमें मार्च के मिडिल तक कंफर्मेशन आएगा। अभी डॉलर की वजह से चल रहा है, तेल शायद थोड़ा गिरे बट मेरा बेसिक थीसिस 90 से 95 तेल है, क्योंकि सप्लाई नई आने नहीं वाली, डिमांड रिकवरी है और रिसेशन नहीं आता दीप तो डिमांड बढ़ेगा। तो तेल को यहां से बहुत गिरना मुश्किल है। रशिया के भी सैंक्शंस और तेज किए गए 5 फरवरी को संडे को, तो इससे इस सब से क्या है, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है, डिमांड बढ़ेगी। अभी चाइना की डिमांड पूरी तरह नहीं लौटी, वो देखना है, वो मुझे लगता है 1 महीना लगेगा जब हमें कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। मार्केट ने पोजीशन पहले ही ले ली थी चाइना रीओपनिंग की, थोड़ा वहां गिरावट आया, हांगकांग का मार्केट फिसला है, चाइना के हांगकांग लिस्टेड शेयर 5% डाउन है, तो थोड़ा सा वहां बिकवाली है दीप, बट ये डॉलर की वजह से कमोडिटीज गिर रहे हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए डॉलर इंडेक्स पर राय बग्गा साहब की तरफ से आती हुई। आई बढ़ते आगे, नतीजों का सीजन जोरों पर है और वक्त है एक और न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। ईज माई ट्रिप के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। ईज माई ट्रिप अभी अभी नतीजे आए हैं। कंपनी के मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय 87 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़, यानी कि आय में 56% की बड़ी बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 52 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ आता हुआ दिखा है। हालांकि मार्जिन थोड़े घटे हैं, 60% के आसपास मार्जिन से वो घटकर 40% रह गए। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्जिन के साथ ही। 40% से जो मार्जिन घटकर 60% से घटकर 40% पर आए, इसकी क्या वजह समझते हैं सर आप? अनिल सिंह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से हमारे जो पिछले 3 क्वार्टर से जो हमारे मार्जिन है वो काफी स्टेबल हैं, वो अराउंड 40-45% के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। लास्ट ईयर थोड़े मार्जिन ज्यादा थे, कोविड का टाइम था, बट अदरवाइज आप पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो मार्जिन कंटिन्यूसली सेम हो रहे हैं। मार्जिन सेम है और हमारा जीएमबी कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा टोटल जीएमबी जो था वो 3700 करोड़ था। इस साल का हमने टारगेट 7000 करोड़ पर रखा था, 7000 करोड़ का टोटल ग्रॉस बुकिंग रखा था, लेकिन हम इजीली 8000 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे इस साल अपने बिजनेस के अंदर। ओके, तो चलिए, ये तो मार्जिन की बात हुई, लेकिन आय में अच्छी बढ़त दिखी है। 87 करोड़ से आय आपकी बढ़कर 136 करोड़ आई है। टॉप लाइन में इस बढ़त के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? सबसे बड़ा ट्रिगर ही इसके अंदर हमारा टोटल बिजनेस एक्सपेंशन रहा है। इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनली हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। हमने दुबई में बिजनेस शुरू किया था अप्रैल 2022 के अंदर, तो पहले महीने हमने टोटल 86 लाख का बिजनेस किया था, और नवंबर में हमने 19 करोड़ का बिजनेस किया है, दिसंबर में हमने 15 करोड़ का बिजनेस किया है दुबई के अंदर। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत जोरदार से चल रहा है। हमने लंदन में ऑफिस खोल लिया है, हमने थाईलैंड में ऑफिस खोल लिया है, वहां से भी बिजनेस अच्छा आ रहा है। ओवरऑल इंडिया के अंदर हमारी ग्रोथ काफी तेजी से होती जा रही है। अगर आप हमारा टोटल ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू देखेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त दिखती रहेगी। पिछले साल जो 1200 करोड़ का नंबर था, इस साल इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर हमारा 2200 करोड़ का बिजनेस आया है। तो ओवरऑल हमने काफी सारी इंसेंटिव्स, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, हमने बहुत सारी प्रमोशंस भी लॉन्च किए। जैसे हमने अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, हमने उनके लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको हम EMT फैमिली कहते हैं। उससे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे जो बहुत रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए हमने EMT प्रो लॉन्च किया है, जिसकी वजह से भी काफी अच्छी बुकिंग्स बढ़ती जा रही हैं कंपनी के अंदर। और कंपनी का एक्विजिशन के अंदर काफी अच्छा फोकस रहा है। पिछले क्वार्टर के अंदर हमने 2 कंपनी से एक्वायर करी है, 2 कंपनीज का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है, नूतना एयरवेज और चेक इन।
2 कंपनी में हमने मेजॉरिटी ली है और बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी लगातार फोकस कर रही है ग्रोथ के लिए। ओके, ऐसे में बताएं सर, चौथी तिमाही में किस तरह की ग्रोथ आपकी रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन्स में रह सकती है? किस तरह की मार्जिन्स आप मेंटेन करेंगे, अगर एक आप अंदाजा देना चाहें तो, चौथी तिमाही के लिए भी और अगले साल के लिए भी? देखिए, मुझे लगता है मार्जिन्स हमारे काफी स्टेबल हैं। 45% बहुत अच्छा आपका मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, हम वो मेंटेन करते रहेंगे। और ओवरऑल इस साल हम आराम से 8,000 करोड़ का टोटल जीएमवी हम क्रॉस करना चाहिए हमें, जो कि पिछले साल 3,700 करोड़ का था। और अगले अगर मैं आपको 4 से 5 साल का आउटलुक दिखाऊं तो हमारी कंपनी बड़े आराम से 500 करोड़ का प्रॉफिट की कंपनी बन सकती है अगले 3 से 4 साल के अंदर, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमारी एकमात्र टेक्नोलॉजी कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि प्रॉफिटेबली ग्रो हो रही है, और हम इंसेप्शन से, हम स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल हैं, हमने कभी लॉस नहीं किया है, और 100% बिजनेस हमारा टेक्नोलॉजी पे चलता है। परफेक्ट। बजट से रिलेटेड प्रोविजंस पर प्रशांत जी आपसे एक आध मैं ओपिनियन लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री जी ने बड़ा टूरिज्म पर फोकस किया है। देखो अपना देश, ये उन्होंने कहा है। और क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क, कुछ फायदा होगा आपकी कंपनी को डायरेक्टली? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल देखिए, अगर आप ट्रैवल सेगमेंट की बात करें तो इसमें ग्रोथ बेतहाशा है। हमारा इंडिया एक मात्र ऐसा देश है जहां पे लगभग 60 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं अगले 1 दशक के अंदर। बाकी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कह सकती है। 60 नए एयरपोर्ट आना बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है अगले 1 दशक के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप टोटल फ्लाइट बुकिंग की बात करें तो वो अपने आप में ही 3 गुना बढ़ सकती है अगले 10 साल के अंदर। तो ये ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो सकता है। आगे चलते हुए बड़ा फायदा इसका भी मिल सकता है। एक और चीज जो बजट में आई है सर, वो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई, कि वो ये कि अगर फॉरेन टूर्स पर लोग जाते हैं तो वहां पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 5% से बढ़ाकर 20% किया है। इसका कोई असर होगा फॉरेन ट्रेवल्स पर सर? देखिए, ये टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स है, जिसकी वजह से थोड़ा तो इम्पैक्ट आपको दिख सकता है इंटरनेशनल टूरिज्म पे, बट उसको मुझे लगता है ऑफसेट कर देगा, जैसे कि इन्होंने साथ में देखो अपना देश लॉन्च किया है, जो कि ओवरऑल हमारे बिजनेस में हमें नहीं लगता इम्पैक्ट आएगा। बट मेरे को लगता है रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इंटरनेशनल टूरिज्म वर्सेस डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ, जो कंट्री के लिए बेहतरीन है। परफेक्ट। तो ये आपके लिए सारे के सारे बजट प्रोविजंस को लेकर भी सिर्फ आखिरी सवाल प्रशांत जी, किस तरह से आप डिमांड आउटलुक देख रहे हैं घरेलू बाजारों में, भारत में भी और विदेशों में भी, ये बताएं तो आगे चलते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस कहां से बेहतर रहेगी? देखिए, हमारी अगर आईपीओ में जब हमने लॉन्च किया था तो 97% ऑफ हमारी बुकिंग होती थी फ्लाइट बुकिंग, 3% बाकी सारी सर्विसेज होती थी, फ्लाइट, बस, ट्रेन, हॉलीडेज। लेकिन 2 साल के अंदर हमने अपना परफॉर्मेंस इतना चेंज कर लिया है कि आज हमारा ऑलमोस्ट 89% बुकिंग हमारी फ्लाइट की तरफ है, बाकी 11% हमारी होटल, बस, ट्रेन, हॉलीडे पैकेजेस की, और सारे के सारे बिजनेस हमारे या तो ब्रेक इवन पे या फिर प्रॉफिटेबल है। हर लाइन आइटम हमारी कंपनी की, कोई भी ऐसा बिजनेस लाइन आइटम नहीं है जो दूसरे लाइन आइटम को ऑफसेट कर रहा है, सारे या तो ब्रेक इवन पे या प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहे हैं। तो कंपनी का डीएनए है प्रॉफिटेबली ग्रो करना। हमने बूटस्ट्रैप रखी है कंपनी में, कभी इन्वेस्टर की फंडिंग नहीं उठाई थी, और कंपनी हमने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व की है कस्टमर्स की बाय प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज, बाय रनिंग अवर ओन कॉल सेंटर। हम एकमात्र ओटी है इंडिया के अंदर जो अपना खुद का कॉल सेंटर रन करते हैं, तो जिसकी वजह से हम कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ सालों में। हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट तो बन ही गए हैं, इंडिया की लार्जेस्ट बनना है और वर्ल्ड वाइड ग्रो करना है, इसके ऊपर फोकस है। ठीक बात है। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। प्रशांत पित्ती साहब, को फाउंडर ईज माई ट्रिप के, नतीजों के बाद विस्तार से बातचीत करते हुए कंपनी की टॉप लाइन आई है मजबूत, मुनाफा स्टेबल, मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी। ये है नतीजों के हाईलाइट्स है कि आगे के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट। बढ़ते आगे, वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक्स का। अमरीश सर से जानते हैं, वेल्सपन इंडिया उन्होंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर चुनी। बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पोजिशनल पिक है पराग मिल्क। पराग का ब्रांड जो गोवर्धन और गो है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मार्केट करीब 20% है, मार्केट शेयर इनफैक्ट 20% है घी में, और 35% मार्केट शेयर है चीज सेगमेंट। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट बिहाइंड अमूल।
प्रीमियम सेगमेंट में प्राइड ऑफ काउज और वे प्रोटीन सेगमेंट में अवतार करके इनका ब्रांड है, काफी अच्छे कर रहे हैं अभी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में करीब 20% कैगर एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। पर लास्ट 2-3 साल में काफी प्रॉब्लम्स हुए थे। मेजर इन्वेंट्री राइट ऑफ किया था इन्होंने, करीब 509 करोड़ का। सीएक्सओ लेवल्स में काफी एग्जिट्स हुए थे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर था मिल्क प्रोक्योरमेंट में, पर अभी स्टेबलाइज किया है। नए इन्वेस्टर्स आए हैं, प्रोमोटर्स ने भी स्टेक इंक्रीज किया है और 2.5 लाख फार्मर्स हैं इनके साथ। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 200 सुपर स्टॉकिस्ट हैं, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मोर देन 3.5 लाख पैन इंडिया रिटेल टच पॉइंट्स है। एम है टू इंक्रीज दिस टू अबाउट 5 लाख रिटेल टच पॉइंट्स बाय 2025। तो मीडियम टर्म में मेरा जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है बाय FY24 करीब 8 रुपीज का है और यहाँ पे टारगेट बनता है 105 का। 105 के टारगेट के लिए पराग क्या बात है, वेल्सपन इंडिया का टारगेट भी 105, पराग का भी टारगेट 105। वेरी गुड। आइए तीसरा स्टॉक कौन सा रहेगा देखते हैं, वो थोड़ी देर में जानेंगे अमृतसर से। लेकिन उससे पहले पांचवा साहब बताएं सर, साइंट आपका रहा लॉन्ग टर्म पिक, पोजिशनल पिक भी बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी ग्रैंडवेल नॉर्टन। ये स्टॉक में देखें तो 3-4 महीने का एक करेक्टिव मूव देखने को मिला और वहां पे वापस से एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक के पॉजिटिव है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस जो रिकवरी बनी है, स्टॉक वापस अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि हमने देखे थे सितंबर 2022 में बने थे करीब 2300 की तरफ। हम यहाँ पे पोजिशनल टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 2250 से 2300 तक का। छोटी मोटी डिप्स में इसको ऐड किया जा सकता है। यहाँ से अब स्टॉप लॉस जो बनेगा वो करीब होगा 1990 के आसपास। तो ग्रैंडवेल नॉर्टन बाय करने की सलाह है 2250 से 2300 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए ग्राइंडवेल नॉर्टन, जहां पर आपको 2250 से 2300 के टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी। तो पोजिशनल पिक्स हो गई हैं, शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। उससे पहले एक 10 की कमाई का स्टॉक लिया जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं, आपकी 10 की कमाई का काउंटर कौन सा है आज? दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को अगर आप चार्ट्स पर देखें तो स्टॉक में हमने एक बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन आते हुए देखा। लगभग 540-50 के स्तरों से स्टॉक करेक्ट होकर के अब यहां 385 तक नीचे आया है और इन स्तरों पर हमें लगता है कि एक बेस बिल्डिंग का काम स्टॉक में पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर और गिरावट में धीरे धीरे करके इसको मध्यम अवधि के लिए एक्यूमुलेट करने की हमारी राय है। कोई जल्दबाजी नहीं है, नीचे के लेवल्स पर इसको एक्यूमुलेट करें तो हमें लगता है कि साल सवा साल में यह स्टॉक आपको बाजार के मुकाबले एक बहुत शानदार रिटर्न देने की ताकत रखता है। ओवर टू राकेश जी। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। पहले इसने एंटायर रियलिटी को आउट परफॉर्म करा था, फिर इसमें बड़ी करेक्शन देखने को मिली, वो करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर महिंद्रा लाइफ स्पेस में निवेश की राय है और यहां दिवांशु लगता है 6 महीने के अंदर 470 प्लस के लेवल्स आएंगे। तो एक बार 470 प्लस के लेवल्स आते हैं तब इसको रिव्यू करेंगे। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस है हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक। टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय आ रही है। महिंद्रा लाइफ स्टॉक भी आज मोमेंटम में 2% ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ऐसी कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी लेनी है और बाजार पर एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं अपनी राय लेकर। सौरभ मुखर्जी साहब आ रहे हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सौरभ जी से करेंगे बातचीत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट बजट और बाजार। बजट तो हो चुका है बट बाजार का रिएक्शन, बाजार अभी भी कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा है और इसी एफर्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड CIO सौरभ मुखर्जी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। बजट पर क्योंकि आपसे बात भी नहीं हो पाई तो पहले तो बजट पर ही आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। अब 2-3 दिन हो भी चुके हैं फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए, पचाने के लिए। आपका क्या नजरिया बन रहा है बजट डॉक्यूमेंट को लेकर और बाजार के लिए क्या इंपैक्ट है इसका? देखिए दिवांशु जी, नॉट जस्ट बजट पे बट फाइनेंस मिनिस्टर जी को दाद देनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा लास्ट 3 साल से कैसे बखूबी से उन्होंने इकोनॉमी को गाइड किया है थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। आई थिंक कोविड का जो दौर था 2 साल का, बहुत डिफिकल्टी का टाइम था। दूसरे देशों ने उल्टे सीधे चीजें की हैं, उनका नतीजा दूसरे देशों को झेलना पड़ रहा है।
बट इंडिया की फिजिकल मैनेजमेंट, इंडिया की इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोथ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा काफी हाई क्वालिटी की थी, एंड उसी का आई थिंक एक्सटेंशन है ये बजट। लास्ट 3 बजट में जो एनडीए की इकोनॉमिक सोच है वो काफी क्लैरिटी से प्रकट हुई है। फिजिकली कंजर्वेटिव है ये सरकार, इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है लेकिन गरीबों में पैसा नहीं बांटना चाहती, और वो वही ढांचा फिर से निकल के आया। कैपेक्स, सरकार ने कैपेक्स पे फिर से 30% से, फिर से तीसरा साल लगातार कैपेक्स पे 30% से खर्चा बढ़ाया, लेकिन गरीबों के प्रोग्राम में ज्यादा बढ़त नहीं की। ओवरऑल फिजिकल मैनेजमेंट अच्छी रही है। 5.9% का बजट डेफिसिट जो अनाउंसमेंट है मेरे को काफी क्रेडिबल लगा, और साथ ही साथ जो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए कमाते हैं उनको एक अच्छा सा टैक्स ब्रेक मिला, उनके पॉकेट में 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो अच्छी बजट है। तीसरा लगातार बजट है निर्मला सीतारमण जी का, जहां पे मैं इम्प्रेस्ड हुआ इस लेडी की क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ। कोई इंटरेस्टिंग थीम्स जो इस बजट के बाद आपके सामने निकल कर आ रही हैं, जो एग्जिस्टिंग थीम्स है जो बजट के बाद फिर कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता हो उसमें? देखिए, एक चीज मैं काफी सालों से लोगों को समझा रहा हूं, हमारा देश फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अब सरकार की अहमियत उस प्रकार से नहीं रही जितना पहले था। निवेश के क्षेत्र में आपके दर्शकों के लिए, मेरे लिए सरकार की बजट की अहमियत उस प्रकार से नहीं रही जैसा मानिए 10-15 साल पहले थी। ज्यादातर अभी एक्शन जो सरकार का है, इम्पैक्ट जो इकोनॉमी का, वो जीएसटी के जरिए से है एंड थिंग्स लाइक पीएलआई के जरिए से है। जितना जैसे आगे बढ़ते हुए इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी और बनती जाएगी, कुछ प्रकार से इंडिया यूएसए और यूके की तरह बन जाएगी, जहां पे लोगों को कुछ अता पता होता नहीं है बजट का, क्या बजट कब सरकार अनाउंस कर रही है। इट इज नॉट अ बिग डील। यूएस यूके में अगर आप जाओगे, सरकार ने बजट में क्या घोषणा की इज नॉट समथिंग पीपल लुक आउट फॉर। मेरे ख्याल से काफी हद तक वो वहां पहुंच चुके हैं। सरकार का 19-20 का बजट का खेल होता है, बाकी सारा जो मेहनत का काम होता है, सरकार का जो मेहनत का काम होता है वो बजट के बाहर होता है। सो ये सोच के कि बजट में कैपेक्स की घोषणा की, अब हम जाके कैपेक्स के स्टॉक लेंगे, वो मेरे को काफी पुरानी सोच लगती है, थकी हुई सोच लगती है। चलिए तो ठीक है, बट फिलहाल बाजार पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि रिसेंटली थोड़ा ऊपर से करेक्शन हो गया है, अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर थोड़ी चिंता बनी थी, तो बैंक्स पर भी एक इम्पैक्ट आया उसका। फिलहाल नजरिया क्या है बाजार की डायरेक्शन को लेकर, मौजूदा एक्शन को लेकर? देखिए दीपांशु जी, कभी हमने कोशिश तो की नहीं बाजार को टाइम करने का, ना तो हमारी कोई इच्छा है आगे जाते हुए बाजार को टाइम करे। जैसा मैं लास्ट 2 साल से बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी कोविड के झटके से काफी अच्छी तरह से बाहर आई है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे एफएमजी ने भी बोला, इकोनॉमिक ग्रोथ सुदृढ़ है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जो लास्ट ईयर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का जो लहर आया था वो भी अभी अवेट कर रहा है, वो धीमा पड़ रहा है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का लहर। मेरे ख्याल से आरबीआई शायद ज्यादा से ज्यादा एक रेट हाइक करेगा, उसके बाद रेट हाइक का भी सिलसिला खत्म होगा। तो अगर आप पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, काफी सुदृढ़ अच्छी सिचुएशन है इकोनॉमी की। वेल रन कंपनीज, क्लीन कंपनीज, जिनकी कैश फ्लो अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, वो इंडिया में आपके दर्शकों को अच्छा पैसा कमा के देगी। अर्निंग्स को लेकर क्या नजरिया है? फिलहाल जो अर्निंग सीजन अब तक गया है, ज्यादातर बैंक्स की तरफ से हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, कुछ कंजम्पशन रिलेटेड में उतार चढ़ाव रहा है, बट आपकी अर्निंग्स एनालिसिस क्या कह रही है इस समय? ठीक है, अगेन क्वार्टरली अर्निंग्स पे उतना दिमाग नहीं लगाते, बट जैसे मैं बोल रहा था, अगर इकोनॉमी की हालत अच्छी है तो जाहिर है मोटा मोटी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पिक्चर भी अच्छी है। बैंक्स ने तो, जैसे आप बोल ही रहे हो, बैंक्स ने तो शानदार नंबर दिखाए। मेरे ख्याल से ये बैंकिंग सिस्टम की हालत अच्छी रहेगी अगले 1-2 साल। बट अगर हम बियॉन्ड बैंक्स भी देखें, अगर हम आईटी सर्विसेज सेक्टर देखें, जहां पे लोग पता नहीं किस लिए लास्ट ईयर डर रहे थे, हमको तो कुछ समझ नहीं आया, लोग आईटी पे लोग इतनी उछल कूद कर रहे थे। आईटी सेक्टर की भी अच्छी प्रोस्पेक्ट्स है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन देखें, धीरे धीरे जैसे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, इवन एफएमसीजी सेक्टर जो काफी हद तक पिटी हुई थी लास्ट 2 साल, थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। जो डोमेस्टिक एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, जो बिग टिकट एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, गाड़ियों पे, वॉशिंग मशीन पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, वो काफी हेल्दी तरीके से है। सो काफी ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी है, और उसका नतीजा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप वाई कोविड का इम्पैक्ट हटा दे, तो इवन इन कंपनीज जहां पे हमारा काफी बड़ा निवेश है, जैसे कि डॉक्टर लाल, जैसे कि डिवीज लैब, अगर हम वाई कोविड का इम्पैक्ट हटा दे, वहां पर मेरे को काफी मजबूती से कॉर्पोरेट अर्निंग्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली वो डिवीज के नंबर्स के बाद थोड़ा शार्प रिएक्शन आया था, बट जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो कह रहे हैं कि ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, इंडिया में रहना और इंडिया में निवेश करना बहुत ही मजेदार लगता है मेरे को।
सो जैसे आप बोल रहे हो लास्ट वीक कुछ स्टॉक डिवीज का 11% टूटा, आज भी कुछ देख रहा हूँ स्टॉक टूट रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने चाय पीते हुए अखबार में पढ़ रहा हूँ कि चाइना का एक बलून यूएस ने F-22 जेट से फोड़ दिया। ना चाइना बनाता है दुनिया का 90% एपीआई, दुनिया का 90% एपीआई चाइना बनाता है। करीबन $220 बिलियन चाइना कमाता है एपीआई से। इंडिया केवल 20 बिलियन बनाता है, चाइना के मुकाबले हमारी एपीआई इंडस्ट्री 1/9 है। डिवीज इंडिया का सबसे शक्तिशाली डिवीज का एपीआई का प्लेयर है। अगर आप डिवीज के नंबर देखें लास्ट क्वार्टर के, उनका एपीआई बिजनेस कोविड के पहले से मुकाबले आगे बढ़ गया। मोलनुपिराविर हटा दीजिए, उनका बोथ एपीआई और कस्टम सिंथेसिस बिजनेस कोविड के पहले के मुकाबले 30% आगे है। आगे बढ़ते हुए पोस्ट कोविड जैसे जैसे चाइना और यूएस के बीच में खतरे की आशंका बढ़ेगी, वैसे मेरे को लगता है इंडिया को फायदा रहेगा एपीआई के क्षेत्र में। एफएम ने भी बजट में कुछ इंसेंटिव्स दिए फार्मा सेक्टर को। बट जैसे जैसे चाइना का एपीआई बिजनेस, अगर 10% भी एपीआई चाइना से इंडिया शिफ्ट हुआ, इंडिया की एपीआई मार्केट डबल होगी और हमारे ख्याल से डिवी सबसे बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैनेजमेंट बोल भी रहा है वो चीज, बट मार्केट कुछ दूसरा गाना सुन रही है। जैसे डिवीज टूटता है, मार्सेलस निवेश बढ़ाता रहेगा। एक बात बता दूं, मेरा खुद का निवेश है मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में, मेरे माँ बाप का है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का है। बट मेरे को काफी मजेदार लगा कि जिस हफ्ते चाइना और यूएस के बीच में टेंशन और बढ़ी, डिवीज का स्टॉक उस दिन 11-12% करेक्ट किया। दिस इज व्हाई लिविंग इन इंडिया इज सो मच फन। ओके, तो मौका ढूंढ रहे हैं सौरभ डिवीज की गिरावट में और निवेश भी बढ़ाएंगे, और जैसे उन्होंने कहा निवेश भी है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। कोई और पोर्टफोलियो चेंजेस जो आप अभी प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, देखिए हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है इंडिया के प्रगति, इंडिया के विकास के साथ जुड़ के पैसा कमाए, और ये कमाने के लिए जैसे मैंने सैकड़ों बार बोला है, क्लीन प्रमोटर को चुनिए। अच्छा प्रमोटर साफ सुथरा काम करते हैं, अकाउंट साफ सुथरे हैं। दूसरा, ऐसा प्रमोटर जिसने 10 साल समझदारी से अपने बिजनेस को बढ़ाया हो, रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आगे रहा हो। और तीसरा, ऐसा प्रमोटर जिसने जम के एक फ्रेंचाइज, ऐसे जम के दमदार बाहुबली प्रकार फ्रेंचाइज बनाया हो जहाँ पे प्राइसिंग पावर हो। ये 3 चीजें करते रहिए, इंडिया के विकास के साथ आगे बढ़ते रहिए। कीप इट सिंपल और क्वालिटी के साथ बने रहिए। ये है सौरभ मुखर्जी की इन्वेस्टमेंट राय। बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए सौरभ जी। ये है मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड सीईओ सौरभ मुखर्जी का बाजार पर नजर है। इस बीच बाजार थोड़ा आपको ऊपर से फिर से फिसलते दिखा, और फ्रेश सेलिंग जो है, निफ्टी तो सुबह से थोड़ा कमजोर दिख ही रहा था, बट फ्रेश सेलिंग बैंक्स की तरफ से आई है। बैंक्स ऊपर से फिसले हैं, जिसकी वजह से आप बाजार पर भी इस समय प्रेशर देख रहे हैं। भगत साहब, वैसे तो वेडनेसडे को आपसे बात करनी ही है और रेट्स पर भी बात करेंगे, बट 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्टर जो इस पर बन के आते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे फेड पॉलिसी के बाद, डिसइंफ्लेशन की बात करी उनके चेयरमैन ने, तो लगा बाजार को एक बार कि चलिए अब रेट बढ़ाने की प्रक्रिया हो गई। बट इस जॉब्स डेटा के बाद वहां पर क्या होता है, और क्या फिर हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे? क्योंकि अगर बाकी सब बढ़ा रहे हैं तो फिर भारत भी पीछे नहीं रह सकता। जी दीप, लगभग तय है कि मार्च 22 को फेड बढ़ाएगा 25 बेसिस पॉइंट, और उससे पहले हमें 2 डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। फरवरी 14 को यूएस सीपीआई आएगा जो घटना चाहिए, और तो वो थोड़ा बहुत मार्केट को प्रोत्साहित करेगा, और दूसरा है फिर मार्च की सीपीआई भी उनकी आ जाएगी, और जनवरी की जो जॉब ग्रोथ है, फरवरी की जॉब ग्रोथ, वो भी हमें पता लग जाएगी। तो ये 2 आंकड़े आ जाएंगे। बट आरबीआई के लिए असमंजस क्या है कि रुपया अंडर परफॉर्म किया है। आप देखें पिछले 2 महीने में कोरियन वॉन 15% ऊपर भाग गया, थाई बात 12%, जापानीज येन 15%, यहाँ तक ईसीबी पाउंड भी 10% स्ट्रांग हुए, चाइना 8%, और हमारा रुपया उसी लेवल पे है। तो मुझे लगता है आरबीआई आउटलायर नहीं बनना चाहेगा, जो रेट बढ़ रहे हैं अभी उनके साथ ही रहेगा, और 25 बेसिस पॉइंट करके शायद अब विराम आ जाए 6.5% पे। बट 25 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है वेडनेसडे को आएगा। दूसरी बात है लिक्विडिटी की, वो 2.5 लाख करोड़ की अभी भी है, तो ये कोई टाइट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी अच्छी चल रही है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आशंका जहां से है, चिंता जहां से है, वो है ग्लोबल से। ग्लोबल संकेत स्ट्रांग आ रहे हैं, तो आपको कोई यहाँ पे है नहीं सपोर्ट कि किस बेसिस पे आप रेट हाइक मत करें। रेट हाइक करनी पड़ेगी। आज ये विवशता की रेट हाइक होगी,
225 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, उसका इम्पैक्ट अभी इकोनॉमी में पूर्ण तरह आया नहीं है। मई से बढ़ाने शुरू किए थे, तो वो 9 से 12 महीने लग जाते हैं पूरा इकोनॉमी में इम्पैक्ट आते हुए, तब आपको पता लगता है कि कहाँ पे है आपकी इकोनॉमी। तो अगले मई तक मेरे ख्याल से रुक सकते थे, बट मुझे लगता है कि वेडनेसडे को एक रेट हाइक करके फिर विराम करेंगे। तो हमें जरूरत नहीं है, बट ग्लोबल पिक्चर को देखते हुए हमें करना पड़ेगा। आउटलायर नहीं बनना चाहेंगे आप, क्योंकि रुपया ऑलरेडी वीक है, तो जिस तरह डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो वो सब फैक्टर्स देखते हुए, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ नहीं जा रही, जो रुझान आ रहे हैं चाइना रीओपनिंग, उससे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए अगर, फिर काफी क्रिटिसिज्म हो जाएगी आरबीआई की। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल कारणों से ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा। तो शायद खुद हमारी जरूरत नहीं है, बट जरूरत पड़ सकती है ग्लोबल फैक्टर्स को देखकर। तो चलिए, वैसे बग्गा साहब पॉलिसी के दिन हमारे साथ होंगे ही। वेडनेसडे 8 तारीख को आएगी पॉलिसी, 9:45 बजे से कवरेज जी बिजनेस पर आप देख भी पाएंगे। आइए शॉर्ट टर्म पिक भी ली जाए अमरीश सर और पालविया साहब की तरफ से। अमरीश सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। सर दीप, शॉर्ट टर्म पिक है एम्बर एंटरप्राइजेस, जो डोमिनेंट प्लेयर है इंडियाज एयर कंडीशनर ओईएम और ओडीएम इंडस्ट्री में। मार्केट लीडर है मोबाइल एसीज में फॉर रेलवेज, मेट्रोज, बसेस एंड डिफेंस के लिए। 15 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है अक्रॉस 5 लोकेशंस इन इंडिया और 4 R&D फैसिलिटीज है। वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है, रूम एसीज करीब 61% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज है। लास्ट 2 क्वार्टर में स्लोडाउन देखा था, इसीलिए स्टॉक करेक्ट किया था फ्रॉम अ हाई ऑफ 4000, नियरली 50% से ज्यादा करेक्ट किया है। Q3 के अर्निंग्स वेर इन लाइन, और मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 30% ग्रोथ देखेंगे FY24 में। और एसी का भी डिमांड अभी बढ़ेगा विद समर सीजन जो करीब 1.5 मंथ ही दूर है। सो इवन फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंगल एक अच्छा बाउंस बैक देखना चाहिए। तो मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 2125 के 2125 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। पेटीएम, ये माफ कीजिएगा, अंबर एंटरप्राइजेस, जिस पर अमरीश सर की राय आ रही है। और पेटीएम मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस स्टॉक में एक एक्शन बना हुआ है, और सुबह स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात भी करी थी। 5% ऊपर है, थोड़ा ऊपर से नीचे है, बट 5% ऊपर अभी भी पेटीएम बना हुआ है। तो आइए एक बार इस पर भी फोकस किया जाए। वरुण है हमारे साथ, कुछ खास चीजें पेटीएम के नतीजों के बारे में बात करने के लिए। और वरुण, ये जरा समझाइए, ये एबिटा पॉजिटिव सच में हुए हैं या क्या हुआ है वहां पर, जरा इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये वो एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं कि एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव, यानी ईसॉप के पहले का जो एबिटा होता है, हाँ। उस पे पॉजिटिव आया। हालांकि ये कंपनी खुद उसी को कंसीडर करती है। मुझे याद है एक बार हमने एबिटा चलाया था तो उन्होंने कहा था नहीं, ईसॉप के पहले का हमारा चलाया कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसी लेवल पे ये अब पॉजिटिव पे आ चुके हैं। मुझे याद है कि अप्रैल 2022 में इस कंपनी ने कहा था कि सितंबर 2023 तक हम ईसॉप के पहले का जो एबिटा है उस पे पॉजिटिव आ जाएंगे। और इनफैक्ट उसके 3 क्वार्टर पहले, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने उस मकाम को जो है वो हासिल किया है। करीब 31 करोड़ के आसपास का एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने, ईसॉप के पहले का एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने नंबर दर्ज किया है पिछले क्वार्टर से, यानी कि दिसंबर 2021 से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो करीब 424 करोड़ के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी ने दर्ज की है। अब क्वार्टर देखिए, हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये जो एबिटा है वो लगातार, जो नेगेटिव एबिटा है वो कम होते जा रहा था। दिसंबर 21 में 393 करोड़ का नेगेटिव एबिटा था, उसके बाद 368 करोड़, फिर 332 करोड़, इसके बाद असली जंप देखने में आया था सितंबर क्वार्टर में, जब केवल 166 करोड़ के आसपास का नेगेटिव एबिटा था, यानी कि वहां से आधा हो चुका था और यहां से अब ये पॉजिटिव में आ चुके हैं। इनफैक्ट कंपनी का ये भी कहना है कि जल्द ये फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी बात है। अब देखते हैं, उसका इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि जल्द इसको कर भी देंगे। कंपनी के बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो आय में 2021 मार्च से अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। जो एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, साल दर साल 32% के आसपास की बढ़ोतरी वहां भी देखी गई है। अब देखिए, एक चीज थी, पिछले क्वार्टर में इनको एक यूपीआई इंसेंटिव जो है वो मिला था 68 करोड़ के आसपास का, जो इस क्वार्टर में नहीं मिला, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में नहीं मिला है। और इसके चलते कंपनी का कहना है कि ये 130 करोड़ के आसपास है, जो कि कंपनी को Q4 में मिलने वाले हैं। तो इसका इंपैक्ट आपको Q4 में कंपनी के रेवेन्यूज में भी देखने मिलेगा और एबिटा पे भी देखने मिलेगा। और इसके लिए गोल्डमैन कह रहा है कि Q4 में कंपनी का जो एबिटा है उसमें करीब 6% के आसपास की अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। जो मार्जिन अभी 2% के है वो करीब 6% के आसपास आ सकते हैं। और FY24 के लिए इन्होंने एबिटा में 30% की बढ़ोतरी की है। प्राइस टारगेट 1120 से बढ़ा के 1150 किया है। सिटी ने टारगेट बढ़ाया है, हालांकि
थोड़ा कम ही बढ़ा है, 6 रुपए के आसपास बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट के बाद बढ़ा है। CLSA 650 से बढ़ा के 750 का टारगेट दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली अभी भी इक्वल वेट है 695 के टारगेट के बाद, यानी कि इस नतीजों के बाद और समय से पहले जो ये पॉजिटिव आए हैं उसके बाद काफी सारे ब्रोकरेज हाउस ने प्राइस टारगेट बढ़ाया। और दीप, मुझे एक याद आता है देवयानी इंटरनेशनल, Yes. समय से पहले समय से इन्होंने पहले आया था। अपना डिलीवर जब किया था Correct. तब हमने देखा था स्टॉक में तगड़ा रनअप देखने मिला था। देखते हैं इसके साथ भी ये होता है कि नहीं। तो थोड़े एडजस्टमेंट्स हैं, बट अदरवाइज जो कंपनी अपने मैट्रिक्स फॉलो करती है उस बेसिस पर देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही आ चुके हैं। एक बार चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी जरा देखेंगे पेटीएम का चार्ट, सुबह के ओपनिंग लेवल से डिप है बट 5% ऊपर 550 के लेवल पर होल्ड कर रहा है। दिवांशु, अभी तक चार्ट्स में इतना कोई बढ़िया कन्विक्शन तो आया नहीं है। थोड़ा सा लोअर लेवल से रिबाउंड जरूर आया है, लेकिन बढ़िया तेजी जब भी बनेगी जब 600 के ऊपर ये अच्छे से कन्विंसिंगली सस्टेन करना स्टार्ट होगा। 600 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर कोई बढ़िया मोमेंटम बनेगा कुछ महीनों के लिए। फिलहाल तो स्ट्रक्चर वीक है, नीचे में 510 520 का सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटे तो फिर गिरावट और आएगी। मेरे हिसाब से अभी और इसको थोड़ा सा समय देना चाहिए और वेट एंड वॉच करके जब तक ये प्योर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक अवॉइड करना चाहिए। चलिए थोड़ा और समय देते हैं, बट नॉनदलेस परफॉर्मेंस अच्छी रही है नतीजों के लिहाज से और ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहा है। 5% ऊपर पेटीएम आपके लिए। आइए पालिया साहब की शॉर्ट टर्म पिक रह गई है। पालिया साहब बताएं आज कौन सा स्टॉक लेकर आए? दीपांशु जी, बाय करना है किर्लोस्कर फेरस। ये स्टॉक में देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के यहाँ के स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बनी है पिछले कुछ दिनों में देखें तो पिछले 4 महीनों से स्टॉक में एक हायर हाई फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक सस्टेन्ड बाइंग बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है किर्लोस्कर फेरस को शॉर्ट टर्म में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें 455 से 460 तक आते हुए दिख सकते हैं। छोटी मोटी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से करीब 378 के आसपास। किर्लोस्कर फेरस बाय करने की सलाह शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, शॉर्ट टर्म पिक किर्लोस्कर फेरस, इस पर करें आप खरीदारी। ये है पालविया साहब को पसंद। बाजार अब सस्टेन्ड प्रेशर में आ रहे हैं। 17,700 निफ्टी होल्ड तो कर पा रहा है, बट बैंक्स में जो वीकनेस आई है उसका इंपैक्ट अब बाजार पर आप प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। कोटक बैंक आज टॉप लूजर है, 2% नीचे। आईसीआईसीआई से भी सहारा नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी और एसबीआई भी सुस्त हैं। सिर्फ एक इंडसइंड दौड़ रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट, यहां पर आपको थोड़ा अच्छा एक्शन दिख रहा है। साथ ही आरबीएल बैंक यहां पर करें फोकस। तो वोडाफोन के रेजोल्यूशन का इंपैक्ट इन 3 काउंटर्स पर आपको बढ़िया दिख रहा है, बट अदरवाइज बैंक्स की तरफ से भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। मेटल्स तो वैसे ही कमजोर बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बग्गा साहब स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वेडनेसडे को पॉलिसी डे पर भी बग्गा साहब से बात करेंगे। और बाकी सारे मेहमान तो हैं हमारे साथ, पालविया साहब और अमरीश सर एसपीएल मिड कैप्स के लिए, सुमित जी, हिमांशु जी, राकेश जी और कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात क्लोजिंग एक्शन के लिए। बट रोज की तरह आप सभी से निवेदन है कि देश के प्रति सम्मान के साथ शो का करेंगे समापन। जय हिंद।